हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों। आप सभी का नंबर सिस्टम की इस पहली क्लास में स्वागत है। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानेंगे, मैथ्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ये क्लास शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम से आज मैं आप लोगों को दो टॉपिक कराने वाला हूँ। पहला टॉपिक रहेगा कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर सिस्टम और दूसरा टॉपिक रहेगा बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं और उन नंबर को हम कितने रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये सवाल, इस टॉपिक से सवाल आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कंप्यूटर में ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं। और जो आपका एडवांस मैथ होता है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, उसमें ऐसी भाषा यूज कर देते हैं कि ऋण पूर्णांक बताओ, धन पूर्णांक बताओ। तो जब तक आप लोगों को पूर्णांकों के बारे में नहीं पता होगा तो आप उसमें सवाल में गलती कर दोगे। ठीक है, आपको कहाँ नेगेटिव वैल्यू लेनी है, कहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कहाँ आपको सिर्फ वास्तविक संख्याएं लेनी है, कहाँ आपको सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लेना है, उन सब की जानकारी आज के इस क्लास में नंबर सिस्टम में हम लोग कर लेंगे। तो तैयार हो आप सभी, शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। और ये जो क्लास है ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगी जहाँ भी मैथ्स आ रहा है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, या इवन खुद यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी मैथ्स विशेषतः पूछा जाता है। और मैथ्स सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की जो इमेजिनेशन पावर है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, उसको चेक करने के लिए पूछा जाता है। समझ आ गई बात? तो मैथ्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे। देखो ध्यान से सुनना भाई। नंबर सिस्टम, ये जो भी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पेन के कर्सर पर ध्यान दोगे, यहाँ आपको सब कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। और जब मुझसे बात करनी होगी तो मैं साइड में रहूँगा, साइड में मैं आप लोगों से बातचीत करता रहूँगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हमारे मैथमेटिशियन ने कई कैटेगरी में बांटा है, जिसमें कि एक सबसे जो पॉपुलर है वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में टोटल 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं, जिनको हम आज के गणित में हम यूज करते हैं, नॉर्मल संख्याओं में यूज करते हैं, जिसमें कि टोटल 10 नंबर हो गए, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सिर्फ यही 10 नंबर होते हैं। बाकी के सभी नंबर्स इन दोनों नंबर से बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 115, तो उसमें 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, 115। तो है, तो अगर मैं सिर्फ यूनिट नंबर की बात करूं, इन एक इंडिविजुअल नंबर की बात करूं, तो ये सारे नंबर इन्हीं नंबर में से लिए गए हैं। लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो बस इनकी प्लेस वैल्यू चेंज कर दी है। जैसे इसको हम बोलते हैं कि ये इकाई के अंक पर रखा गया है, ये वाला जो नंबर है ये दहाई के अंक पर रखा गया है, ये वाला जो नंबर है ये सैकड़े के अंक स्थान पर रखा गया है। ऐसे फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हमारे इंडियन सिस्टम है, इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम है, उसमें नंबर को प्लेस रखा जाता है। लेकिन जो अमेरिकन मैथमेटिकल सिस्टम है उसमें करोड़, 10 करोड़ ना होकर के, लाख, 10 लाख ना होकर के, उसमें मिलियन में बात होती है। वो 1000 को ऐसे लिखते हैं के, जहाँ भी जैसे अगर मैं 100 आ गया तो यहाँ तक तो 100 ही लिखेंगे। लेकिन जैसे ये 1000 बनेगा तो इसको 1 के ऐसे लिख देंगे। और 10 लाख पर वो एक मिलियन लिखते हैं 10 लाख पर। और 100 लाख पर हो जाता है उनका 1 बिलियन। तो वो मिलियन और बिलियन में काउंट करते हैं नंबर्स को। और हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने सभी नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई? दूसरा जो नंबर पॉपुलर हुआ है नंबर सिस्टम, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, दो ही डिजिट होती है। वो कौन कौन सी होती है दो डिजिट? वो दो डिजिट कौन कौन सी होती है जी? वो दो डिजिट होती है सिर्फ 0 और 1। 0 और 1 ये दो डिजिट है। और ये नंबर ज्यादातर कंप्यूटर की जो मैथमेटिकल जो चीज है उसमें काम करती है। राइट, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है कंप्यूटर के, वो सभी के सभी इन बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं।
जैसे अगर कोई नंबर 5 है ना, इसको मुझे कंप्यूटर को समझाना है तो वो 5 को नहीं समझेगा, वो 5 के बाइनरी कोड को समझेगा। तो हम 5 को सिर्फ 0 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, ये भी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है। और दूसरे जो हमारे सिस्टम है, दूसरे सिस्टम में जैसे ओक्टा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, ओक्टा में 8 नंबर होते हैं, हेक्सा में 16 नंबर होते हैं। तो इन सभी नंबर सिस्टम को पेपर में नहीं पूछा जाता। हम लोग आज विशेष इन 2 ही नंबर को पढ़ेंगे, इन 2 ही नंबर पे काम करेंगे। पहली बात क्लियर हो गई सभी को? आप कहोगे सर बिल्कुल हमें बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर पहले ये समझाओ इन डेसिमल नंबर को हम लोग और किन किन रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक। तो देखो डेसिमल नंबर को और किस किस में कन्वर्ट किया जाएगा जी? डेसिमल नंबर को मैं कहूंगा कि एक तो होगा रियल नंबर और एक होगा नॉन रियल नंबर। और जो भी ये नॉन रियल नंबर होते हैं इन्हीं को हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अब रियल नंबर को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। साथ के साथ बोलते हुए भी चलना, याद करते हुए भी चलना, वास्तविक संख्या। और इसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। सर ये क्या होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या? देखो वास्तविक संख्या मैं ये कहता हूं कि -∞ से लेकर के +∞ तक इनके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करेंगे, जितने भी नंबर्स, चाहे वो पॉइंटों में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो बिना पॉइंट के हो, खुद जीरो भी हो, वे सभी नंबर हमारे वास्तविक संख्या में लाई करेंगे। क्लियर होगी बात? जैसे अगर मैं ये कहता हूं 0.2 तो ये एक वास्तविक संख्या है। तो इसी वास्तविक संख्या को मैं दूसरे इस रूप में भी लिख सकता हूं कि मैं सभी नंबर को ये मान लूं कि वो x है। x का मतलब सभी नंबर्स को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है। और मैं ये कहूं कि अगर उस नंबर का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो मैं कहूंगा कि वे सभी नंबर हमारे वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। एक पॉजिटिव नंबर है तो 5 मेरा क्या होगा? 5 मेरा एक वास्तविक संख्या होगा। अगर मैं कहता हूं -5 का स्क्वायर करो जी, तो -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 ही आएगा। ये भी मेरा एक वास्तविक संख्या ही कहलाएगा, एक रियल नंबर ही कहलाएगा, चाहे आप पॉजिटिव ले लो चाहे आप नेगेटिव ले लो। तो फिर काल्पनिक किसको बोलेंगे सर? तो हम काल्पनिक उन नंबरों को बोलेंगे जिसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव आ जाए, 0 से स्मॉलर आ जाए। तो देखो आप किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर 0 से छोटा आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जैसे अगर मैं ये कहता हूं √-2 का स्क्वायर करो, √-2 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करने पे तो -2 आएगा, -2 0 से छोटा होता है। तो √-2 मेरा क्या कहलाएगा? एक काल्पनिक संख्या कहलाएगी, एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है। और इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। अक्सर ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें भी अब पेपर में आने लगी है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। मोस्टली आप लोगों ने रियल नंबर को ही पढ़ा होगा। तो काल्पनिक नंबर की बेसिक बात सभी को समझ में आ गई कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो नेगेटिव जाता है दैट इज काल्पनिक संख्या, और किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो दैट इज वास्तविक संख्या। क्लियर है बात? बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम लोग इन्हीं नंबर्स को और ज्यादा कैटेगराइज करेंगे। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जी रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को और हम किन किन नंबर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? रियल नंबर में सारे नंबर आ गए -∞ से +∞ तक। समझ पा रहे हो? -∞ से +∞ तक सारे नंबर आ गए रियल नंबर्स में। अब इसी रियल नंबर में से पहला मैं निकाल लेता हूं नेचुरल नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है, जिनको आप काउंटिंग में यूज करते हो, जैसे 1 2 3 4 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कहीं तक भी काउंट कर सकते हो। ऐसी संख्या जिनको आप काउंटिंग में यूज करते हो दैट इज प्राकृतिक संख्याएं, दैट इज नेचुरल नंबर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का मैं यूज करूंगा। तो नेचुरल नंबर समझ में आ गई सभी को? जैसे प्रकृति में, हमारी प्रकृति में जितनी भी ये चीजें होती है इन्हें आप कैसे काउंट करते हो? मान लो आपके सामने अगर 4 कुर्सियां रखी है तो आप ऐसे ही तो काउंट करोगे, 1 कुर्सी 2 कुर्सी 3 कुर्सी 4 कुर्सी, ऐसे तो काउंट नहीं करोगे -1 कुर्सी -2 कुर्सी।
-1 तो मतलब वो तो गायब ही होगी, उधारी हो गई, किसी से फिर लानी पड़ेगी, है ना, एक्स्ट्रा हो गई वो तो -1। तो काउंटिंग वाले सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर्स। फिर दूसरा आया जी पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या है? अगर नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड हो जाए तो उसे हम बोलेंगे होल नंबर्स, हिंदी में हम कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो भी ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 n तक, तो ये सारे नंबर्स मेरे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। और जब नंबर्स का एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है, जैसे यहां देखोगे आप 1 से लेकर के n तक सभी नंबर का एक ग्रुप है ये, इनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो इसी ग्रुप को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, समुच्चय के नाम से। अंग्रेजी में इसको हम सेट बोलते हैं। एग्जामिनर कई बार सवालों में ऐसे नए नए शब्द यूज करता है कि समुच्चय है, सेट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली आर्ट साइड वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी थी कभी अपनी क्लास 11 12 में, वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समुच्चय का क्या मतलब था। तो समुच्चय का मतलब एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है। क्लियर है बात? तीसरी बात हम करेंगे पूर्णांक की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटीजर। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटीजर और हिंदी में हम इसको बोलेंगे जी पूर्णांक। राइट? ये पूर्णांक क्या होता है कि अब होल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो आ गई, अगर हम उसमें नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दे, दैट इज इंटीजर्स। तो -∞ से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक? +∞ तक। ऐसे सभी नंबरों का जो सेट होगा, जो समुच्चय होगा, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तीनों बात समझ में आ गई सभी को? अब जब भी एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक की बात कर रहा है वो सभी नेगेटिव नंबर्स की, यहां तक। इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक? फिर अगर आपसे एग्जामिनर सवाल में कह रहा है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए आपको, तो आप कहोगे सिर्फ इनको पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धन पूर्णांक। ठीक बात है? तो फिर आप कहोगे सर ये जीरो क्या है? तो जीरो को हम कहते हैं कि जीरो ना तो नेगेटिव है और जीरो ना ही पॉजिटिव है। जीरो काम करता है एक मिरर की तरह। जैसे आप देखोगे ध्यान से, जीरो अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूं इनका, तो एक की परछाई -1 बन रही है, दो की परछाई -2 बन रही है, तीन की परछाई -3 बन रही है, और सेम डिस्टेंस पर भी बन रही है। जितनी दूरी पर ये एक है जीरो से, उतनी ही दूरी पर -1 भी है। ठीक? तो यहां से आपको छोटे बड़े नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, तो उसको जानो पहले। अगर मैं राइट साइड में बढ़ता हूं, राइट साइड में, तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, यानी आरोही क्रम में बढ़ते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, यानी अवरोही क्रम। यानी मैं ये कहूंगा कि जो -1 है वो -2 से ग्रेटर है, -2 छोटा है और -1 बड़ा है। ठीक? तो ये बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड में जाओगे यानी नेगेटिव वाले सारे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं और पॉजिटिव वाले सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। और जब इंटीजर्स की बात हो रही है तो इंटीजर्स में सिर्फ ये पूरे पूरे नंबर आएंगे। इसके नाम में ही लिखा है पूर्ण अंक, यानी कि पूर्ण पूरे पूरे अंक, अंक पूरे पूरे अंक। पूरे पूरे अंक का मतलब यह है कि इसमें पॉइंट वाले या कोई फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं आ सकते इंटीजर्स में। ठीक है? जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, आप मुझे बताओ। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स है, बताओगे? 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? आप कहोगे सर बहुत सारे नंबर है। डिपेंड करता है आप वो नंबर किस हिसाब से पूछ रहे हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, तो आप कहोगे सर कोई पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में दशमलव वाले नंबर नहीं आते। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं है, तो आप कहोगे सर अनंत वास्तविक संख्याएं है। देखो, सवाल को पूछने मात्र से, लैंग्वेज बदलने मात्र से आंसर कैसे चेंज हो जाते हैं, इसको समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक है, आप कहोगे सर 0 पूर्णांक है, कोई नंबर इसके बीच में कोई पूर्णांक नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या है, कितनी वास्तविक संख्या है, तो आप कहोगे सर वो इनफाइनाइट है। कैसे? जैसे 1 और 2 के बीच में नंबर हो सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, इसी प्रकार 1.11, 1.22, ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। यानी ऐसे नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई,
ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में x का मतलब है ये सारे नंबर, इन सभी नंबर्स को मैंने x से डिनोट कर दिया। x को मैंने इन सभी नंबर्स का एक नाम दे दिया कि इन सभी नंबर्स को हम x से डिनोट कर रहे हैं, और 1 और 2 के बीच में आ रहा है ये स्मॉल, ये साइन ध्यान रखना सभी, ठीक है। ये ग्रेटर का साइन है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर है, और जिस तरफ इसकी ये पूंछ सी होती है वो स्मॉलर है, वो छोटा है, ठीक। और जब हम किसी नंबर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि x यानी सभी नंबर जो 2 और 1 के बीच में आ जाए, इनको हम कहते हैं एक इंटरवल। इसको हम एक इंटरवल बोलेंगे, इसको हम एक अंतराल बोलेंगे। सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें आप लोगों को जहां से आप पढ़े हो ना, कुछ चीजें आपको बताई भी नहीं गई होगी, और जब ये एग्जाम में आ जाते हैं ये दिक्कत करते हैं। अभी तो चूंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर का पैटर्न बहुत ईजी चल रहा है, इसलिए आप सारे सारे सवाल कर जा रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लेवल अप कर दिया तो वो ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करेगा जहां पेपर के क्वेश्चंस तो आसान होंगे, लेकिन शब्दों की वजह से वे क्वेश्चंस टफ बन जाएंगे, बट क्वेश्चन हार्ड हो जाएंगे। तो आपको हर एक चीज में समझाते हुए चलूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैथ से, ठीक। अच्छा जी, तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो मैंने ये क्या बताया, ये एक अंतराल है। कैसा अंतराल है जी ये? इसको हम कहते हैं ये एक ओपन इंटरवल है, खुला अंतराल है ये। खुले अंतराल का मतलब ये हो गया कि जब ऐसे सिंबल आपको दिखाई दे तो 1 और 2 के बीच बीच के नंबर आएंगे, 1 और 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, यानी इसमें सिर्फ ये पॉइंट वाले नंबर आ जाएंगे, 1.11, 1.2, 1.3, लेकिन खुद 1 और खुद 2 इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। इसी को हम कहते हैं एक ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि अब मैंने इस तरीके से सिंबल लिख दिया कि 1 और 2 के बीच में सभी नंबर, लेकिन यहां मैंने इस स्मॉलर और ग्रेटर के बीच में एक और साइन बनाया जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू। इसका जो साइन है इसको हम बोलेंगे ग्रेटर, ग्रेटर देन, और ये वाला जो साइन है इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। एंड नहीं आएगा यहां पर आएगा और इक्वल टू, मतलब या तो वो बड़ा होगा या वो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस वाले इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे इसको हम? बंद अंतराल। इसका उदाहरण की अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब ये होगा कि इसमें खुद एक भी इंक्लूड है, एक के बीच वाले अगर पॉइंट पॉइंट वाले नंबर है वो भी सारे इंक्लूड है, और खुद इसमें एक 2 भी इंक्लूड है, यानी इसमें एक भी आएगा 2 भी आएगा, लेकिन खुले अंतराल में 1 और 2 की गिनती नहीं होगी। तो ये बात समझ में आ गई सभी को कि पूर्णांक की बात करें तो 0 पूर्णांक रहेंगे, लेकिन वास्तविक संख्याओं की बात करें तो बहुत सारे वास्तविक संख्या आ जाएगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में पॉइंट वाले भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पूर्णांक में सिर्फ पूरे पूरे अंक वाले नंबर रहेंगे। तीनों चीज समझ में आ गई? देखो पिछले पेज पर हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, हमने होल नंबर्स याद कर लिया, हमने इंटीजर्स याद कर लिया, इंटीजर्स की जो बेसिक बातें थी वो मैंने तुम्हें बता दी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सर फिर ये जो पॉइंट पॉइंट वाले आप बोल रहे हो इनको हम किस में लिखेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगला जो हमारा हेडिंग है वो होगा फिर परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर में हम वे सभी नंबर्स रखेंगे परिमेय संख्या में जिसको हम पॉइंट के रूप में, यानी कि p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। p अपॉन क्यू का सिंपल मतलब है अंश बटे हर के रूप में, जिसको हम लिख सकते हो, राइट। अंश बटे हर के रूप में, अंग्रेजी वाले बच्चे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, राइट। अच्छा, अब यहां भी कंडीशन ये बनती है कि ऐसे सभी नंबर, ऐसे सभी नंबरों का समुच्चय जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो वे परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि जो उनका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 संख्या से भाग तो हो जाती है लेकिन 0 किसी को भाग नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 0/5, तो ये भी एक अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, और 0 जब मैं 5 से 0 को भाग करूंगा तो 0 ही आएगी। जब 0 आएगी तो इस 0 को मैं एक पूर्णांक भी बोल सकता हूं, इसको मैं एक वास्तविक संख्या भी बोल सकता हूं, और इसको मैं एक परिमेय संख्या भी बोल सकता हूं। 0 हमारी एक परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि 0 को मैं p अपॉन क्यू के रूप में लिख रहा हूं, और q 0 नहीं है, क्यू की वैल्यू 5 है। क्लियर है बात? अच्छा, तो क्या हम इन पॉइंट को और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं? क्या परिमेय संख्या को क्या हम और डिनोट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसे?
जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 को आप 3 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे सर 10 तिया 3 तिया 9, 3.33333, बार बार यही नंबर आता रहेगा। जब भी दशमलव के बाद नंबर्स रिपीट होते हो, इनको हम कहते हैं रिकरिंग नंबर्स, और ये भी एक रेशनल नंबर ही बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 का बार। इस बार का मतलब यह है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिकर हो रहा है, राइट। और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कहीं बार बार ये कटते ही जा रहा है, कहीं टर्मिनेट भी नहीं हुआ है। तो ऐसे नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और इन रेशनल नंबर को कई बार एग्जामिनर आपसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखवाता है। सिंप्लीफिकेशन में भी यहां से सवाल आते हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं इन सवालों को कराऊंगा। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो बार वाले नंबर होते हैं ये परिमेय संख्या में ही काउंट होते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है, बोर नहीं होना, सारी चीजों को समझना, क्योंकि हर एक पॉइंट से कहीं से भी इंपॉर्टेंट बात निकल सकती है मुंह से। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्या 1.1 भी परिमेय संख्या है क्या? हाँ जी, मैं इसको 11/10 लिख सकता हूँ। आपको दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट आना चाहिए, तभी आप सवालों को ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। जैसे अगर मैंने कहा 1.23, तो ऊपर आप 123 लिखोगे, जहाँ दशमलव लगा है उसके नीचे 1 लिखोगे, और जिन दशमलव के बाद जितने भी अक्षर है उनके नीचे 2 जीरो लगा दोगे। तो इस तरीके से ये एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, परिमेय संख्या को ही हम दूसरे नाम भिन्न से भी जान सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। भिन्न वही सम नंबर्स होते हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखे जा सके। क्लियर हो गई बात? परिमेय संख्या समझ में आ गया सभी को? अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी दशमलव के बाद रिपीटेशन ना हो रहा हो। अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। कैसे नहीं होता सर रिपीटेशन? जैसे आपने पाई की वैल्यू पढ़ी है क्या? पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.1416, इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। जैसे आपने √2 की वैल्यू पढ़ी होगी, √2 की वैल्यू होती है 1.41, ऐसे होती है 1.41, ठीक है। इस तरीके से 414, इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। √3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.732। इस तरीके से एक √5 की वैल्यू होती है, √6 की वैल्यू होती है। यानी जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकाल सके और दशमलव के बाद वे नंबर रिपीट भी ना हो रहे हो। अब देखो दशमलव के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक बार 1 आया, एक बार 4 आया, एक बार 1 आया, एक बार 6 है, और रुक भी नहीं रहे, कटते ही जा रहे हैं बेचारे, कटते ही जा रहे हैं बेचारे आगे तक। ठीक, ऐसे सभी नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं जी। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक। अच्छा, हम कई बार एग्जाम को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पाई इज इक्वल टू 20/7 रख देते हैं। वो इसलिए क्योंकि 20/7 की भी सेम ही वैल्यू होती है, लेकिन 20/7 एक रेशनल नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, दोनों में डिफरेंस ये है। तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कि ये लगभग बराबर होता है। पाई 22/7 के लगभग बराबर होता है, कंप्लीट इक्वल ये नहीं होता। याद रखोगे सभी? ये सारी वैल्यूज मैंने तुम्हें इसलिए लिखवाई क्योंकि पेपर में आती है। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर होता है उसमें कई बार √2 और √3 का यूज होता है, √5 का भी यूज होता है। एग्जामिनर दे भी देता है कि आप √3 की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करो, तब आप कैलकुलेशन करो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अगला जो हमारा हेडिंग है, यही सारे नंबर वास्तविक संख्या, इसी को हम लेकर के चले थे रियल नंबर। वास्तविक संख्या, फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, अगर आप इन सारे नंबर्स को एक जगह मिक्स कर दो, यानी नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, सब नंबर्स को अगर आप एक जगह मिक्स कर दो, तो वो हमारे वास्तविक संख्या बनेगी। यानी कि -∞ से +∞ तक सभी नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और वो हमारे कहलाएंगे वास्तविक संख्या। इसको मैंने एक नंबर से भी डिनोट कराया था कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव आ रहा हो या खुद जीरो भी आ रहा हो, तो भी वो हमारा क्या कहलाएगा? एक वास्तविक नंबर कहलाएगा, एक रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जानेंगे और चीज जानेंगे हम। और इसमें अगला जो हेडिंग है हमारा, ये वास्तविक संख्या था। यहीं से एक चीज और जान लो आप पहले, देखो ध्यान से, नोट नोट करके लिखना। जब आप एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या
यानी कि रेशनल। रेशनल बाइलिंगुअली पढ़ाऊंगा मैं, आप अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से पकड़ लेना चीज़ों को। रेशनल। रेशनल क्या बताया मैंने तुम्हें अभी? परिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके, भिन्न के रूप में लिखी जा सके। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, एक रेशनल नंबर ही आएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जब आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करोगे या माइनस भी करोगे तो वो एक अपरिमेय संख्या ही बनेगी, इरेशनल ही बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 2 + √2, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को ऐड करोगे तो ये भी कंप्लीट हमारी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान है सभी का यहीं पर क्लास में? समझ आ रहा है सभी को? आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं सर, 2 × √2 कर दूं, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई कर दूं, तो तीसरी बात यह है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो वो भी हमारा एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर ही बनेगा। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं डिवाइड कर दूं, या फिर डिवाइड, अगला पॉइंट यही समझो पहले अपरिमेय से। अगर दो अपरिमेय संख्या की गुणा कर दूं तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा? दो अपरिमेय संख्या मन मन में बोलो क्या बनेगा? फिर एक परिमेय संख्या बन जाएगी। राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं √2 × √2 तो दैट बिकम्स 2 एंड दैट इज परिमेय संख्या। क्या सिर्फ परिमेय संख्या ही बनेगी क्या? अपरिमेय भी बन सकती है क्या कुछ केसेस में? या सारी की सारी परिमेय बनेगी? तो आप कहोगे सर कुछ केसेस में अपरिमेय भी बन सकती है। 100% श्योर नहीं है कि जब आप दोनों परिमेय अपरिमेय की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100% परिमेय संख्या बन जाएगी, ये श्योर नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप पाई इंटू पाई की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी फिर से एक अपरिमेय संख्या यानी कि पाई स्क्वायर रहेगा, और ये भी एक अपरिमेय ही बनेगी। 100% हम ये नहीं कह सकते कि परिमेय ही बनेगी। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट, अब चलते हैं इन नंबर्स को इवन ओड वाले फॉर्मूले में। केजरीवाल जी का था ये इवन ओड फॉर्मूला, तो अब इन संख्याओं को थोड़ा सा इवन एंड ओड में भी समझ लेते हैं हम। इवन नंबर्स वो नंबर होंगे जो 2 से कट जाएंगे। सिंपल सी भाषा में हम ये कहेंगे जो 2 से कट जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, वो हमारे इवन नंबर कहलाएंगे। या फिर हम ये कहेंगे कि जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सभी नंबर्स हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएगी। ठीक? और ओड नंबर हमारे वो कहलाएंगे जो 2 से नहीं कटेंगे। कुछ बच्चे यहाँ ऐसे कर देते हैं सर जो 3 से कट जाएंगे। 3 की बात नहीं हो रही है, जो 2 से नहीं कटेंगे या 2 से डिवाइड नहीं होंगे या जिनके लास्ट में ये वाले अंक नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। क्लियर है? बहुत इजी बात है ये तो, सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये बात। ठीक? अच्छा, बात नोट करने वाली जो है यहाँ पर वो ये है कि सर अगर मैं एक इवन नंबर पकड़ूं और दूसरा भी इवन नंबर पकड़ूं और इनको ऐड कर दूं तो वो क्या बन सकता है? तो मैं कहूँगा कि वो भी एक इवन नंबर ही बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मैं एक इवन नंबर पकड़ूं और एक ओड नंबर पकड़ूं तो वो क्या बनेगा? तो मैं आपसे कहूँगा कि वो एक ओड नंबर बनेगा जी। क्या बनेगा? एक ओड नंबर बनेगा, एक विषम संख्या बनेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर दोनों ही अगर मैं ओड पकड़ लूँ तो वो क्या बनेगा? तो मैं कहूँगा फिर वो इवन बन जाएगा। 2 ओड मिलकर के इवन बना रहे हैं, 2 इवन मिलकर के इवन बना रहे हैं, एक इवन एक ओड मिलकर के ओड बना रहे हैं। ठीक है? और इन्हीं रिजल्ट का यूज करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 0 एक इवन नंबर होता है। 0 इज एन इवन नंबर। 0 एक कैसी है संख्या है? सम संख्या एक। समझ आ गई बात? ठीक है? कैसे है जी? जैसे इसमें रखो, मान लो अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, यहाँ 2 रख देता हूँ, तो 0 को 2 में ऐड करोगे 2 आएगा। पहली बात सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूँ, ओड को अगर मैं यहाँ पे कोई 1 ले लेता हूँ तो ओड आना चाहिए, 1 आ गया जी, सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं यहाँ
ओड प्लस ओड, जैसे अगर मैं इसको अब ओड मान लेता हूँ, मैं जीरो को अब ओड मान लेता हूँ, मैंने यहाँ जीरो रखा, यहाँ मैंने वन रखा एक ओड नंबर, जीरो में वन को ऐड करेंगे वन ही आया, आना चाहिए था एक इवन नंबर, आया है वन, तो यानी कि जीरो ओड नहीं है, जीरो एक कैसी संख्या है, जीरो एक सम संख्या है। क्या आपको ये बात पता थी क्या? जीरो कैसी है? एक सम संख्या है। याद रखोगे ये बात? ये हमने इवन ओड से निष्कर्ष निकाला। नेक्स्ट बढ़ेंगे, दो नंबर को और याद करेंगे। अगला नंबर आ गया हमारा प्राइम नंबर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या हिंदी में। अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है अभाज्य संख्या, यानी कि जिसको हम डिवाइड ना कर सकते हो। ऐसे सारे नंबर को हमने एक अलग से कलेक्ट किया जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 2, 3, 5, 7 है ना, 11, ये सारे वो नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो एक से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे, तो ऐसे सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। दूसरी भाषा में हम ये भी जान सकते हैं कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हो वो हमारे प्राइम नंबर्स है। दो फैक्टर कौन कौन से? एक तो खुद वन और एक वो खुद नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और एक इटसेल्फ, सिर्फ ये दो ही फैक्टर मिलेंगे तो वे सभी नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। और इसमें जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा वो दो होगा, जो कि एक सम संख्या भी है। दो एक ऐसा इकलौता नंबर है जो प्राइम भी है और सम भी है। ठीक है, तो यहां से कुछ बात जानेंगे। पहली बात यह है कि इसके दो फैक्टर्स होते हैं। दूसरी बात, 1 से लेकर के 50 तक, अगर आप 1 से 50 तक की गिनती करोगे तो आपको टोटल 15 प्राइम नंबर मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि 51 से लेकर के 100 तक जब आप काउंटिंग करोगे तो आपको टोटल 10 प्राइम नंबर मिलेंगे, राइट। और यहीं से मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 10 प्यारे बच्चों 25 प्राइम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 15 10 टोटल 25 प्राइम नंबर। यहाँ एक कोड आपको ध्यान रखना है, ये कोड आपको प्राइम नंबर निकालने में हेल्प करेगा, और ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी नहीं बताया गया होगा, किसी बुक में भी नहीं होगा। ठीक, क्या कोड है ये? कोड है जी 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21 ये कोड है 1 से लेकर के 100 तक के बीच के प्राइम नंबर को निकालने का। ठीक, यहां मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं कि आपको खुद से चेक करना है कि 100 से लेकर के 200 तक के प्राइम नंबर निकालने का क्या कोड आप बना सकते हो। वो भी कुछ इसी तरीके का कोड बनेगा। वो आपको बनाना है, कहां से बनाओगे? 100 से लेकर के 200 के बीच सारे अभाज्य संख्याओं को लिखो, या फिर आप गूगल का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको मैथ्स में एंगेज होना है तो आपको कुछ होमवर्क भी करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ्स के बादशाह बनोगे, मैथ्स के एक्सपर्ट बनोगे, और आप मैथ्स में 25 में से 25 सवाल को सही करके आओगे, अगर पेपर में आपके 25 सवाल आ रहे हैं तो। ठीक, तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, गूगल का यूज करो, उससे कहो कि 100 से 200 के बीच सारे नंबर्स को निकालो, अभाज्य संख्या को, और उसका एक कोड आप लोग क्रिएट करो। ये कोड क्या है इसको समझ लो एक बार। इस चार का मतलब यह है कि 1 से लेकर के 10 तक टोटल 4 अभाज्य संख्याएं है, फिर 11 से लेकर के 20 तक टोटल 4 अभाज्य संख्याएं है, 21 से लेकर के 30 तक टोटल 2 अभाज्य संख्याएं है, 31 से लेकर 40 तक, इस प्रकार से 10-10 के इंटरवल में मैंने इनको बांट दिया। आपको भी ऐसे ही 10-10 के इंटरवल में बांट के कोड तैयार करना है, इनको याद करना है। ये आपको हेल्प करेंगे प्राइम नंबर्स को निकालने में। कैसे हेल्प करेंगे? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जो है 50 से लेकर के 70 के बीच बताओ कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है? तो आपने सिर्फ यही पढ़ा है कि सर 1 से 50 तक 15 है, 51 से 100 तक 10 है, लेकिन सीडीएस जैसे पेपर में ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। फिर आप या तो वहां पे लिखो और अपना समय बर्बाद करो, या फिर आपने ये कोड याद कर रखा है और आप देखोगे ये 10 20 30 40 50 यहाँ तक तो नहीं गिनना, फिर 50 से 60 60 से 70, बस इन दोनों को गिनना है। तो मैं कहूंगा कि टोटल 4 प्राइम नंबर है। देखो कितनी जल्दी निकल गया कोड से। ठीक है, ये कोड आपको हेल्प करेगा प्राइम नंबर निकालने में। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हो, या फिर हम ये बोलेंगे कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो सभी नंबर हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। 4, 6, 8, 9 भी होता है, 10, 12, 15, ये सभी 14 भी होगा, ये सभी नंबर हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे और सबसे छोटा होगा इसमें 4। ठीक है, क्लियर है बात। फिर कहोगे सर एक की गिनती ना तो प्राइम में हुई है ना ही कंपोजिट में हुई है, तो मैं कहूँगा कि एक ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। और ये सवाल एक बार एक पेपर में पूछ लिया गया था, जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये बोला था ब्रैकेट में कि हमें एक को नहीं गिनना, मतलब सिर्फ हमें भाज्य आंसर को पाना था, और उसमें ऑप्शन में एक भी था, उसका आंसर भी एक भी आया हुआ था, दूसरा ऑप्शन भी आया हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल था, शायद 2 रूट्स निकलने थे उसमें, लेकिन कुछ बच्चों ने उसमें एक भी आंसर लगा दिया, यानी कि बोथ आंसर लगा दिए, जबकि क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें सिर्फ भाज्य वाला आंसर चाहिए, यानी कंपोजिट आंसर चाहिए। तो सवाल में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लास्ट लाइन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपको क्या छोड़ना है, क्या आपको पकड़ना है। ठीक, और ये सारी छोड़ने पकड़ने वाली चीज़ आप तभी करोगे जब आपको चीज़ों की जानकारी होगी, और मैथ्स आपकी जानकारी को बढ़वाता है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़वाता है। ठीक है, तो एक के बारे में हम ये जानकारी रखेंगे कि एक ना तो प्राइम है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। अब हम जानेंगे सर ये बाइनरी नंबर क्या है, और कुछ सवाल करेंगे जिसमें हम प्राइम डेसिमल नंबर को इसमें बदलेंगे बाइनरी नंबर्स में, और फिर बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे।